हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th की जो बुक है वो हम पढ़ेंगे। आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपको डेली एक एक चैप्टर की वीडियो मिलेगी और उसका एमसीक्यू मिलेगा। तो यह क्लास सीटेड के लिए है। अगर आप डेली ये फॉलो करते हैं तो आपको पूरी बुक आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही दिन देखेंगे तो आपको सभी याद हो जाएगा। आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा। आप डेली देखिए। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। तो इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि हमारी जो धारणा है इतिहास के बारे में क्या रहती है। आखिर हम इतिहास के बारे में कैसे धारणा रखते हैं, जो भी हमारी आम धारणा रहती है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद इतिहास को कितने कालखंडों में बताया गया है। इतिहास को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से समझते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपकी लाइन टू लाइन से जो है क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में, तो उसी प्रकार से हम पूरी लाइन को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है आपका, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? पूछा जा रहा है, इतिहास के बारे में जो हमारी आम धारणा बनी हुई है, क्या ये सही है? आगे है, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इतिहास क्या होता है? अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो जाते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो आपने पढ़ा और समझा, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो लिखा गया है यहाँ देखिए, साइड में दिया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। चित्र है, एक चित्र दिया गया है जिसमें ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782। यह जो चित्र दिया गया है ऊपर देखिए, यहाँ एक चित्र दिया गया है जो जेम्स रेनेल द्वारा नक्शा तैयार किया गया था, उसी का आवरण पृष्ठ पे यह चित्र बना था। कब बना था? 1782 में। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसने सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। तो रेनेल को कैसा नक्शा तैयार करने में महत्वपूर्ण लगता था? भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व दिखाते हुए, जिसमें वो लोग भारत को दबा रहे हैं और वहाँ दिखाया गया है कि अंग्रेज लोग कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो ऐसा इस प्रकार के चित्र रेनेल को बनाना अच्छा लगता था। देखिए, इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक
अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। तो यहाँ आप पॉइंट इसको याद रखिएगा, आपको कथन और कारण में दिया जा सकता है, या आपको कथन में दिया जा सकता है कि यह कथन सही है गलत है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। यहाँ कहा जा रहा है कि कभी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी हम डेट नहीं बता सकते। जैसे कि चाय, अगर पूछा जाए कि चाय पीना कब से शुरू किया, तो अब हम उसको थोड़ी बता सकते हैं कि चाय पीना हम कब से शुरू किए। यही एक प्रोसेस होता है। जैसे अब कोई पूछे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप बता देंगे, लेकिन आपने चलना किस दिन से शुरू किया या आपने पहला अक्षर कब से लिख लिया, तो यह एक प्रोसेस था। ये ऐसा नहीं कि आप एक दिन उठे और चल लिए। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि सारी चीज़ों की हम डेट नहीं फिक्स कर सकते हैं। देखिए, इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे समय में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि की। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? तो इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में ही होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। यहाँ बताया जा रहा है किस प्रकार की तिथियों में, किस प्रकार की घटनाओं में तिथि बताई जा सकती है, और हमारा इतिहास लगभग अब तक ऐसे ही हम पढ़ते रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे है, जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। आगे है, यहाँ अब तारीखों के बारे में दिया है। कौन सी तारीखें, आखिर तारीखें कौन सी महत्वपूर्ण होती हैं, क्या सभी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं। आगे है, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। आगे है, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स इसके आगे हम पहले जान लेते हैं कि प्रथम, यहाँ देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। और आखिरी वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। इस पेज में साइड में इंफॉर्मेशन है तो उसको हम देख लेते हैं, तब नेक्स्ट हम पेज में चलते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया है, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए।
और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। यहाँ एक विज्ञापन दिया गया है और बताया गया है कि कैसे विज्ञापन हुआ करते थे, कैसे लोगों को लुभाने के लिए। यहाँ रानी के बेटे का तस्वीर है कि जो रानी लोग हैं उनका बेटा है, सब यही चाय पीते हैं। जैसे आप लोग टीवी में अनेक सेलिब्रिटीज़ के विज्ञापन देखते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक इसी प्रकार का यह विज्ञापन है। तो आगे हम चलते हैं। देखिए, हम यहाँ तक पढ़े थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, बेलेजली, वेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? आगे है, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। आगे है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, यहाँ लाइन में इम्पोर्टेंट है, पूछ जाती हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में, कितने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। आप ध्यान दिए रहिए, कितने कालखंडों में बांटा था, किन किन कालखंडों में बांटा था, कब बांटा था, एक एक लाइन पूछी गई है। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? आगे है, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तथ्यों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था, ध्यान दीजिए, मिल को क्या लगता था? मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। तो सारे लाइन आप ध्यान से सुनिए। इसी पेज में देखिए, साइड में इंफॉर्मेशन दी गई, इसको हम देख लेते हैं, तब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ बताया गया है, वारेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने।
भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स से। कब ये बने थे? 1773 ईस्वी में। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। चलिए नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मिल की राय पे भारत शासन सभ्यता की राह पर कौन ले जा सकता था? ब्रिटिश शासन। मिल की राय में ब्रिटिश जो शासन है भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। मिल की सारी बातें दी गई हैं। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? यहाँ पूछा जा रहा है, जो बताया गया ऊपर उसी को पूछा जा रहा है। क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अभी भी आप ये देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। अब इसकी भी एक समस्या क्या है? इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। क्या था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो यहाँ प्राचीन और मध्य में जो बांटा गया ये भी पश्चिमी की ही देन है। आगे देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को क्या कहा जाता था? विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता था। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं जो ये ऊपर बताई गई हैं ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। यहाँ कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने जो हमारे इतिहास को आधुनिक में बांटा है, तो क्या जब हम आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं तो ऊपर जो आधुनिक युग की विशेषताएं बताई गई हैं सारी मौजूद थी? इसी के बारे में बताया जा रहा है। न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। बहुत सारे इतिहासकार आधुनिक युग को क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं औपनिवेशिक क्या होता है। तो इस किताब में आप पढ़ेंगे किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से, यहाँ देखिए, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहा जाता है।
लेकिन जल्दी ही आप ये समझ पाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। तो आगे है, हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करना। प्रशासन अभिलेख तैयार करना अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। कौन से रिकॉर्ड? सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। किसकी संस्कृति? ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, यानी उनको लिखना ही नहीं बल्कि उनको संभाल कर रखना भी जरूरी है। तो लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। क्या बनवाए? अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार या आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थीं। उन्हें खुसनबीसी के माहिर लिखते थे। कौन लिखता था? जो नकलें बनाई जाती थी उनकी, उन्हें खुसनबीसी के माहिर लिखते थे। खुसनबीसी या सुलेखनबीस ऐसे लोग होते हैं, लाइन को अच्छे से सुनिए, पूछा गया है एग्जाम में, जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। उन्हें खुसनबीसी के माहिर लिखते थे। खुसनबीसी क्या होते हैं? खुसनबीसी या सुलेखनबीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। साइड में इंफॉर्मेशन दी गई है, देखते हैं। देखिए यहाँ है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों कहाँ बनाए गए थे? वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। इधर देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ देखिए दिया गया है, गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट के बारे में। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी, उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। यहाँ रिपोर्टों के बारे में थोड़ा दिया गया है। जैसे बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर लें। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए। ये सब उसके साक्ष्य दिए गए हैं, यहाँ मिला है। देखिए,
डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7 फाइल संख्या यहाँ दिए गए हैं। गृह राजनीतिक भारत सरकार, जो साक्ष्य मिले हैं वही को यहाँ दिए गए हैं। आगे हम चलते हैं। आगे दिए गए सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। यहाँ बताया गया है कि अंग्रेज लोग सर्वेक्षण करते थे, किस लिए करते थे कि ताकि वो जहाँ पर उनको कब्जा करना है पहले वहाँ की सारी आर्थिक सामाजिक भौगोलिक दशाएं सब वो देख लें, तब इस प्रकार से अपनी जो नीतियाँ हैं लागू करें। तो चलिए देखते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। गाँव में कैसे राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। क्या सर्वेक्षण में क्या पता लगाया जाता था? धरती की सतह कैसी है, वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था, तो इसीलिए वे क्या करते थे, सर्वेक्षण कराते थे। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जनगणना के जरिए क्या क्या किया जाता था, भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राण वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। यहाँ देखिए साइड में इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। यहाँ देखिए शरीफे का पौधा दिया गया है। 1770 का दशक अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। आगे है, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, यानी जो आपके सरकारी रिकॉर्ड से ऊपर उनसे क्या क्या पता चलता है, तो आपने देखा उससे अब पता क्या नहीं चलता है। यहाँ बताया गया है, रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। क्या पता चलता है, सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स में हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। कहाँ देखना होगा? जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे है, जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। आगे है, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं, किन लोगों ने रचे हैं? जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे।
अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। किनके बारे में? इनके बारे में, जिनसे जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह भी समझ में आने लगेगी। तो यहाँ आप देखते हैं साइड में क्या क्या दिया गया है। जहाँ इस पेज में देखिए, पहले इस पेज में देखते हैं नीचे क्या दिया गया है। इसको हमने देख लिया था। यहाँ देखिए, चित्र 6 में बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण की कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832। ध्यान से देखिए कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। यहाँ देखिए चित्र कब बनाया गया था। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई चित्र है तस्वीर 1832 में बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य। आगे देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है। यहाँ देखिए 1857 की विद्रोही है। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। कैसी थी अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता? लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तो लाइन देखिए पूछी जा सकती है। देखिए चित्र दिया गया है, इधर है, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। क्या अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने काम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताल का कहना था, पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 का स्रोत दिया गया है। तो ये रहा आपका चैप्टर। आपने एक बार चैप्टर को सुना, इसके बाद एक बार आप इस चैप्टर को खुद से भी पढ़ें। तब इसके बाद आपको शाम को इसकी जो है इस चैप्टर की MCQ मिलेगी, आप उसको सॉल्व करिए, फिर बार बार ऐसे रिवीजन करिए तो आपको चैप्टर याद हो जाएगा। एक बार में नहीं याद होता किसी को। आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको कुछ नया मिलता जाएगा और आपको चैप्टर याद रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।